जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव श्री डुल्लू जी, हायर एजुकेशन काउंसिल के वाइस चेयरमैन आदरणीय प्रोफेसर दिनेश सिंह जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट श्री शांतमनु जी, मंच पर विराजमान सभी सम्मानित वाइस चांसलर्स, सभागार में उपस्थित जम्मू कश्मीर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, डिफरेंट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसर्स, ऑनरेबल प्रिंसिपल्स, फैकल्टी मेंबर्स और विद्यार्थी मित्रों, मैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को, एसीएस हायर एजुकेशन और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। मुझे लगता है वर्ष भर में ये पहला बड़ा कार्यक्रम है एनईपी को लेकर के। स्वामी जी ने कविता बनाई कि मैंने कहा मैं भी 2 लाइन लिख देता हूं। तो जिस समय लिखा कि शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक का आधार नहीं है, तो आपने कहा उसी को मैंने दूसरे भाषण में। मित्रों, 29 जुलाई को राष्ट्रीय शिक्षा नीति की 5वीं वर्षगांठ थी। पिछले 5 वर्षों में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने स्कूल तथा हायर एजुकेशन के परिदृश्य में काफी कुछ बदलाव किया है और अब जरूरत है कि हमें विचार करना चाहिए जहां तक हमें पहुंचना चाहिए था हम पहुंच पाए या नहीं पहुंच पाए। डॉक्टर दिनेश सिंह जी ने उसका संकेत मुझे लगता है अपने उद्बोधन में दिया है। स्वाभाविक रूप से जो कुछ हमें हासिल करना था, कैसे हॉलिस्टिक और इंक्लूसिव फ्यूचर रेडी एजुकेशन सिस्टम हम जम्मू कश्मीर में बना सकें। जब हम खुद आत्मावलोचन करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, तब हमें ईमानदारी से समझ में आता है कि हम कहां पहुंचे हैं। इन वर्षों के परिवर्तन का अगर तुलनात्मक अध्ययन हम करें तो निश्चित रूप से ये तो हमें समझ में आएगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के कारण जो परिवर्तन स्कूल एजुकेशन में और हायर एजुकेशन में हुए हैं, पहले शायद ये नहीं हुए। लेकिन ये भी हमें समझ में आएगा कि वास्तव में जो परिवर्तन हम करना चाहते थे, हम उसका ईमानदारी से मूल्यांकन करें, वो हम कर पाए या नहीं कर पाए। और इसलिए अगर कोई भी विचार करेगा तो 21वीं सदी की सबसे बड़ी शिक्षा क्रांति नीति हो सकती है, क्योंकि पहली बार एक ऐसी एजुकेशन पॉलिसी हमें मिली है जिसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो एजुकेशन सेक्टर को देश के एस्पिरेशन के साथ अलाइन करने में सहयोग कर सकते हैं। मैं डॉक्टर कस्तूरी रंगन साहब की पुण्य स्मृति को प्रणाम करता हूं। एक बार संवाद के दौरान उन्होंने मुझे बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बनाने में लगभग 5 वर्ष से ज्यादा समय लगा। लाखों स्टेक होल्डर्स के सुझावों का निचोड़ लेकर के ये डॉक्यूमेंट तैयार हुआ और इसलिए ये पहली ऐसी शिक्षा नीति है जिसमें साझा राष्ट्रीय दृष्टिकोण भी परिलक्षित होता है और जिसे हम गर्व से कह सकते हैं कि अब व्यक्तिगत विकास और राष्ट्रीय विकास की आधारशिला भी हो सकता है। मैं ये बात जरूर कह सकता हूं कि विकसित भारत की यात्रा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत के ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे महत्वपूर्ण ड्राइवर हो सकता है। एक ऐसे एजुकेशन सेक्टर को काफी हद तक डेवलप करने में सफल हो सकता है जो न केवल नॉलेज प्रदान करे बल्कि अमृत पीढ़ी के चरित्र निर्माण के साथ साथ हमारे बच्चों के संस्कार, संवैधानिक मूल्यों को भी स्थापित कर सकता है। अगर स्कूल एजुकेशन के क्षेत्र को देखें तो
इसमें भी अनेक बदलाव हुए हैं कई क्रांतिकारी निर्णय हुए। आधुनिक युग की जरूरतों के अनुसार पीएम श्री योजना के अंतर्गत स्कूलों का अपग्रेडेशन, वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म, राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा, वास्तुकला, बच्चों को खेल खेल में और गतिविधियों के माध्यम से सिखाने की परंपरा, ये रिवाइव करने का प्रयास प्रारंभ हुआ है। इसके अलावा कम से कम क्लास 5 तक के छात्रों को मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा, मदर टंग और रीजनल लैंग्वेजेज में शिक्षा देने का प्रोत्साहन मिले, ये कोशिश हो रही है। समान और समावेशी शिक्षा पर बल दिया गया है और बच्चों में कैसे साइंटिफिक टेम्पर विकसित कर सकते हैं, इसके लिए भी काफी प्रयत्न, चाहे वाटर टिंकरिंग लैब हो, स्किल बेस्ड एजुकेशन के इम्प्लीमेंटेशन हो। मुझे लगता है कि एक उज्ज्वल भारत की मजबूत नींव रखने का प्रयत्न हो रहा है। हायर एजुकेशन में अभी चर्चा हुई, डायरेक्टर हायर एजुकेशन ने प्रेजेंटेशन में भी कहा कि डिजाइन योर ओन डिग्री का जो कार्यक्रम जम्मू कश्मीर के कई विश्वविद्यालयों ने प्रारंभ किया है, उसकी चर्चा पूरे देश में है। कुछ वर्ष पूर्व तक शायद हमारी कल्पना में भी ये नहीं था कि ऐसा प्रोग्राम हम कर सकते हैं। कोई स्टूडेंट तो सोच भी नहीं सकता था कि वह स्वयं अपना करिकुलम तय कर पाएगा, स्पेशलाइजेशन, माइनर्स, मेजर सब्जेक्ट्स, अपने स्किल और इंटरेस्ट, अपनी रुचि के अनुसार वो सेलेक्ट कर पाएगा। ये शायद यहाँ का स्टूडेंट या देश का स्टूडेंट तो पहले नहीं सोचता। मैं डॉक्टर दिनेश सिंह जी और पूरी टीम को साथ साथ अपने सभी वाइस सांसद को हृदय से साधुवाद देता हूँ। ये नए आइडिया और इनोवेशन के इस इनोवेटिव पहल के द्वारा मैं मानता हूँ कि हर एक स्टूडेंट के सक्सेसफुल प्रोफेशनल कैरियर की नींव तैयार हो रही है। एप्लीकेटिव लर्निंग, स्किल इन्हेंसमेंट, मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज को प्रमोट करने का प्रयत्न हो रहा है तथा साथ ही साथ हमारे यूथ के लिए एक ऐसा वातावरण, एनवायरमेंट तैयार हुआ है जो बदलते परिवेश के मुताबिक ग्लोबल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल तथा टेक्निकल इश्यू पर निरंतर उनका मार्गदर्शन कर सकेंगे। एक कहानी मुझे याद आ रही है, पहले भी मैंने सुनाया है। तानसेन का नाम आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना है। तानसेन बड़े प्रसिद्ध गायक थे, संगीतज्ञ थे। अकबर के दरबार में वो संगीत बजाते थे, गायन भी करते थे और अकबर तल्लीन हो जाते थे। एक बार सम्राट अकबर ने उनसे पूछा कि तानसेन, तुम इतने बड़े संगीतज्ञ हो, इतना बढ़िया बजाते हो, गाते हो, तुम्हारा गुरु कौन है? क्या तुम मुझे अपने गुरु से मिला सकते हो? तो तानसेन ने कहा, हमारे गुरु यहाँ आपके दरबार में नहीं आएंगे, इसलिए अगर उनसे मिलना है तो आपको अपने महल से निकल करके चलना पड़ेगा। फिर तय हुआ और तानसेन और सम्राट अकबर रात के अंधेरे में दोनों गए नदी के किनारे। तानसेन के जो गुरु थे पंडित हरिप्रसाद, अंधेरी रात में तल्लीन थे, अपने संगीत में रमे हुए थे। दूर से देखा इन लोगों ने और संगीत को सुनने के बाद अकबर भी रो रहे थे, उनकी आंख में आंसू था और तानसेन की आंख में भी आंसू था। फिर वो लौटने लगे लोग, तो तानसेन ने कहा कि अकबर ने कहा कि तानसेन, तुमको मैं बहुत बड़ा संगीतज्ञ मानता था, लेकिन आज जो मैंने देखा हमारे गुरु को, तो मुझे लगता है कि अभी तुम वहां तक पहुंच नहीं पाएगा। कारण क्या है? हमारे इतने विद्वान गुरु, इतने बड़े संगीतज्ञ। उसने कहा, साहब देखिए, मैं कुछ पाने के लिए तक बना हूं आपके दरबार, और हमारे गुरु सब कुछ पा चुके हैं और वो किसी दरबार के मोहताज नहीं है। हमारी व्यवस्था ऐसी है कि तानसेन हमें चाहिए लेकिन हरिप्रसाद नहीं चाहिए। और अगर हम ऐसा कर सके कि पंडित हरिप्रसाद जैसे लोग भी हमारी शिक्षा के सिस्टम, एजुकेशन के सिस्टम में सम्मानपूर्वक रह सके,
तो यकीन मानिए कोई दुनिया की ताकत हमारे इस लक्ष्य को प्राप्त करने में रोक नहीं सकेगी। लेकिन हमें अपना माइंडसेट बदलना है। हम चाहते हैं कि हम सब कुछ करें, लेकिन अवरोध हम ही खड़ा करते हैं। मुझे लगता है ये मेरे अंदर भी है, सबके अंदर होगा, कुछ लोगों में ना हो। मैं समझता हूं कि अगर हम वास्तव में देश को चाहते हैं, अगर राष्ट्र के प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी है, तो खुद से हमें ये सोचना होगा कि हमें तानसेन की जगह पंडित हरिप्रसाद को कैसे स्वच्छंदतापूर्वक काम करने का अवसर दिया है। प्रधानमंत्री जी की दो बातें मुझे ध्यान में आती हैं, जो मैं एनईपी के 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर आपके समक्ष रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को युग निर्माता और समाज निर्माता तैयार करने चाहिए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि मन की रचना किताबों से नहीं होती, बल्कि हमें वैसा वातावरण, एनवायरमेंट क्रिएट करना होगा। मैं समझता हूं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में प्रधानमंत्री जी की दोनों बातें पूरी तरह प्रतिबिंबित होती हैं। जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में मैं जरूर कर सकता हूं कि हायर एजुकेशन सेक्टर में नया वातावरण तैयार करने में काफी हद तक कम से कम यूनिवर्सिटीज में हम सफल हुए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के आने के महज कुछ दिनों बाद ही मैं जम्मू कश्मीर आया था, 7 अगस्त 2020। कोविड पैंडेमिक की बड़ी चुनौती हमारे सामने थी, लेकिन उस दौरान भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन की तैयारी शुरू की गई और 20 और 21 सितंबर को श्रीनगर में और जम्मू में 2 बड़े वर्कशॉप आयोजित किए गए। मैं दोनों समारोहों में मौजूद था। एक में प्रोफेसर कस्तूरी रंगन साहब खुद एक वर्कशॉप को संबोधित कर रहे थे और दूसरे को यूजीसी के चेयरमैन जो पहले थे वो थे और अनेक एकेडमिशियंस देश से आए थे। उस समय मैं कह सकता हूं कि टेक्निक वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड के बीच जो दीवारें हैं वो कैसे ध्वस्त हो सकती है। थोड़ा बहुत कल्पना उन्होंने के दिमाग में उसके कारण आई थी और ये भी समझ में आया था कि कभी एजुकेशन सिस्टम देश के एस्पिरेशंस के साथ हवाई नहीं हो सकता। इस काम को काफी हद तक हमारे यूनिवर्सिटीज ने, हायर एजुकेशन ने पूरा किया है, लेकिन सफर अभी बहुत लंबा है। अभी डायरेक्टर हायर एजुकेशन प्रेजेंटेशन दे रहे थे। 144 में से 144 में से 74 कॉलेजेस को नैक एक्रेडिटेशन इस सितंबर में जारी की गई NIRF रैंकिंग में नेशनल लेवल पर कश्मीर यूनिवर्सिटी ने 34th पोजीशन और जम्मू यूनिवर्सिटी ने 51st पोजीशन हासिल की। स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में कश्मीर यूनिवर्सिटी ने 8वां 8th और जम्मू यूनिवर्सिटी ने 21st रैंकिंग हासिल की। एग्रीकल्चर साइंस की कैटेगरी में स्काउट्स कश्मीर ने 7th और स्काउट्स जम्मू ने 23rd पोजीशन हासिल की। वैसे ही इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने भी मैं कह सकता हूं कि कई दृष्टि से कई मानकों पर बहुत ही उत्कृष्ट और सराहनीय प्रयास किया है। हमारी क्लस्टर यूनिवर्सिटी, मैं उनकी कठिनाई जानता हूं, मैं उन्हें यूनिवर्सिटी मानता नहीं हूं, यूनिवर्सिटी मेकिंग मानता हूं। अब यूनिवर्सिटी बन गई है, मैं चीफ सेक्रेटरी भी है और चीफ सेक्रेटरी हायर एजुकेशन भी है। मुझे लगता है कि अगर इन्हें यूनिवर्सिटी रियल में बनाना है तो उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर देगा। अन्यथा यूनिवर्सिटी बंद कर देने में भी कोई बुराई नहीं होती है। अन्य यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की रैंकिंग में भी काफी सुधार हुआ है, लेकिन मैं समझता हूं जब तक एकेडमिक वर्ल्ड